एक लड़की की जिंदगी में एक ऐसा गोस्ट आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। शुरुआत में वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई चौंकाने वाले राज सामने आते हैं। फिल्म की ओपनिंग सीन में कुछ गुंडे मिलकर एक आदमी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अकेला ही सब पर भारी पड़ता है। एक एक करके सबको खत्म करता है, और जैसे ही उसे लगता है कि अब सब शांत हो गया है, वो बैठता है, और तभी पीछे से एक गोली चलती है। वो वहीं ढेर हो जाता है। उसकी बॉडी हटाई जाती है, जगह साफ की जाती है, सबूत मिटा दिए जाते हैं। लेकिन एक चीज छूट जाती है, गोली का खोखा। वो खोखा गलियों में लुढ़कते लुढ़कते शहर तक पहुंच जाता है। अब एंट्री होती है फुमिका की, एक कॉलेज गर्ल जो पार्ट टाइम रेस्टोरेंट में काम करती है, लेकिन उसका सपना है एक बड़ी सोशल मीडिया स्टार बनने का। इसके लिए वो मासाकी नाम के एक फेमस इन्फ्लुएंसर से मिलने जाती है। फुमिका कहती है कि वो भी उसी की तरह कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती है, लेकिन मासाकी उसे सीरियसली नहीं लेता और उल्टा उसे नशा करने को कहता है। फुमिका साफ मना कर देती है, उसे नशा नहीं करना। वो बस मासाकी से अपना काम निकलवाना चाहती है, लेकिन वो आदमी तो बिना रुके पीते ही जा रहा था। उसके चक्कर में फुमिका अपनी लास्ट ट्रेन भी मिस कर देती है। पूरी रात उसी बार में बीत जाती है। सुबह होते ही दोनों बाहर निकलते हैं। मासाकी सारी रात सिर्फ बकवास करता रहा। फुमिका को उससे मिलने का कोई फायदा नहीं दिखता। उसका मन करता है कि उसे एक जोरदार लात मारे और वहीं गिरा दे, लेकिन वह खुद को रोक लेती है। घर लौटते वक्त सीढ़ियों पर वह गिर पड़ती है, और तभी उसकी नजर सामने गन के खोल पर पड़ती है। वह उसे उठाकर ध्यान से देखती है, और तभी एक पल के लिए उसे उस गन की तस्वीर दिखाई देती है जिससे गोली चली थी। हड़बड़ाकर वो खुद को संभालती है, खोखे को पर्स में डालती है और घर चली जाती है। जैसे ही अपार्टमेंट पहुंचती है, बाहर उसकी फ्रेंड माहो खड़ी मिलती है। वो बताती है कि आज वो अपने घर नहीं जा सकती। फुमिका उसके चेहरे की चोट देखकर पूछती है, तू उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती? फिर दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। अचानक फुमिका देखती है, दरवाजे के पास कोई आदमी खड़ा है। वो चौंक जाती है। माहो पूछती है, क्या हुआ? फुमिका घबरा कर कहती है, ये आदमी कौन है? माहो दरवाजे की तरफ देखती है और कहती है, क्या बकवास कर रही हो? वहां तो कोई नहीं है। फुमिका कहती है, वो आदमी पूरी तरह खून से सना है। माहो को लगता है कि शायद फुमिका ने कोई नशा किया है। फुमिका उस आदमी की तरफ कुछ फेंकती है, जो आर पार निकल जाता है। उसे देखते ही फुमिका चिल्लाने लगती है, भूत, भूत। माहो भी थोड़ा घबरा जाती है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद वो आदमी गायब हो जाता है। फुमिका की जान में जान आती है। इसी बीच माहो के फोन पर एक मैसेज आता है। वो कहती है, मुझे जाना होगा। जाते जाते वो फुमिका को डॉक्टर से मिलने की सलाह देकर चली जाती है। जैसे ही फुमिका दरवाजा बंद करके पीछे मुड़ती है, उसी आदमी की आवाज आती है, क्या उसे जाने देना ठीक था? फुमिका डर के मारे कोने में सिमट जाती है। कांपते हुए कहती है, इसने बात की। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो गिरने लगती है। उस भूत जैसा आदमी उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ छूता है, वो उसकी बॉडी में घुस जाता है। लेकिन गिर तो वो फिर भी जाती है। और सबसे हैरानी की बात, अब दोनों आपस में बात भी कर सकते थे। अब कहानी में ट्विस्ट ये था कि उस बॉडी को फुमिका और भूत दोनों कंट्रोल कर रहे थे। फुमिका घबराकर कहती है, मेरी बॉडी से बाहर निकलो। भूत मासूमियत से जवाब देता है, देखो, मैं पहली बार भूत बना हूं, मुझे इस प्रोसेस का ज्यादा आइडिया नहीं है। फुमिका गुस्से में चिल्लाती है, मुझे कुछ नहीं पता, बाहर निकलो। भूत कहता है, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, और उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। फुमिका राहत की सांस लेती है, थैंक गॉड, मैं अब भी जिंदा हूं। लेकिन तभी वो फिर से सामने आकर बोल पड़ता है, किसी की बॉडी में घुसना जितना सोचा था उतना अच्छा नहीं था। फुमिका फिर चिल्लाती है, ये अभी तक यही है, और वहां से भाग जाती है। भागते हुए वो सोचती है, क्या मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए? पर जैसे ही वो सीढ़ियां उतरती है, भूत फिर से उसके सामने टपक पड़ता है। क्योंकि जैसे ही वो भूत से 15 मीटर से दूर जाती है, वो अपने आप टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाता है। वो फिर वहां से भागती है, और भागते हुए गली में उसे माहो दिखती है,
जिसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा था और चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। फूमिका उससे पूछती है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? बॉयफ्रेंड जवाब देता है, तुम हमारे बीच मत पड़ो, और माहो को लेकर वहां से चला जाता है और माहो भी चुपचाप साथ चली जाती है। तभी फिर से वो भूत सामने आता है और पूछता है, क्या तुम उसे सजा देना चाहती हो? भूमिका डर तो जाती है, लेकिन इस बार वो भागती नहीं। भूत कहता है, अगर पावर चाहिए तो मेरा हाथ थाम लो। लेकिन भूमिका साफ मना कर देती है, मैं दोबारा तुम्हें अपनी बॉडी का कंट्रोल नहीं दूंगी। भूत फिर कहता है, तुमने माहो की चोट देखी थी ना, क्या तुम उसकी मदद नहीं करना चाहती? और तभी सामने वही सीन दोबारा शुरू हो जाता है। माहो का बॉयफ्रेंड फिर से उसके साथ बदसलूकी कर रहा था। ये देखकर भूमिका सोचती नहीं, वो भूत का हाथ पकड़ लेती है। भूत तुरंत उसकी बॉडी में घुस जाता है। अब माहो का बॉयफ्रेंड जैसे ही भूमिका को पंच मारने आता है, वो उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा देती है और फिर एक जोरदार पंच। लेकिन उस पर असर नहीं होता। वो धमकी देता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन भूमिका का दूसरा पंच इतना जबरदस्त होता है कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। भूत भी भूमिका की बॉडी से बाहर निकल आता है। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। माहे का बॉयफ्रेंड फिर से उठता है और इस बार सीधा भूमिका का गला दबाने लगता है। भूत फिर से कहता है, जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। भूमिका पूरी कोशिश करती है, लेकिन डर और घबराहट के कारण वो उसका हाथ नहीं पकड़ पाती। तभी पीछे से माहो आती है और एक भारी पत्थर उठाकर अपने बॉयफ्रेंड के सिर पर दे मारती है। वो वहीं गिर पड़ता है और इस तरह भूमिका की जान बच जाती है। अब दोनों एक दूसरे को सहारा देती हैं और घर की ओर चल पड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ भूत उस बेहोश आदमी को देख रहा होता है और फिर आकर भूमिका से कहता है, जाकर देख लो वो जिंदा भी है या नहीं। ऐसे कौन मारता है? भूमिका कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसकी तरफ देखती रहती है। माहो धीरे से पूछती है, क्या सच में तुम्हें कोई दिखाई देता है? भूमिका हाँ में जवाब देती है। इसके बाद तीनों एक कॉफी शॉप में बैठते हैं, जहां भूमिका उसे भूत और अब तक की सारी बातें बताती है। भूमिका माहो को बताती है, उसे कोई देख नहीं सकता, न सुन सकता है और न ही छू सकता है, सिर्फ मैं। माहो चौंक कर कहती है, मतलब वो फाइटिंग जो तूने की थी, वो सब उस भूत ने किया था? भूमिका कहती है, हाँ, वो मेरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। तभी भूमिका अपने हाथ को देखती है और चिल्ला उठती है, देखो तुमने क्या कर दिया। वो गूगल पर सर्च करती है, भूतों से पीछा कैसे छुड़ाए, और जल्दी से एक नमक की बोतल उठाकर जहां वो भूत बैठा था वहां नमक डालने लगती है। माहो घबराकर उसे रोकती है, क्या कर रही हो? सब लोग पागल समझेंगे। भूत नाराज होकर कहता है, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझ पे नमक डाल रही हो। भूमिका गुस्से में जवाब देती है, तो फिर चले जाओ यहाँ से। भूत धीरे से कहता है, इतना आसान नहीं है। तुमने वो गोली का खोल उठाया था, शायद मेरी मौत उसी गोली से हुई थी। भूमिका हैरान रह जाती है। वो झट से अपना पर्स खोलती है और उस कारतूस को निकालकर दूर फेंक देती है। मुझे नहीं पता था कि ये उसी गोली से निकला था। भूत कहता है, मुझे भी कुछ याद नहीं, मैं कैसे मरा, कब मरा, कुछ नहीं पता, पर जब तुमने वो खोखा उठाया तभी से मैं तुमसे जुड़ गया। भूमिका चौंक जाती है, तुम्हारा मर्डर हुआ था? भूत जवाब देता है, हाँ, और मेरा नाम है कुडो। मरने से पहले कुडो एक प्रोफेशनल हिटमैन था। ये सुनकर भूमिका की हालत खराब हो जाती है, जैसे किसी ने उसके कान में बम फोड़ दिया हो। कूड़ो आगे बताता है कि वो एक गुप्त संस्था के लिए काम करता था और शायद उसी संस्था के लोगों ने उसे मार डाला। अब उसका कहना है कि जब तक वो अपनी मौत का बदला नहीं लेता, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। कूड़ो फुमिका को ऑफर देता है, हम दोनों मिलकर उन्हें चुन चुन कर मारेंगे, बस तुम मेरी मदद करो। लेकिन फुमिका, जो उसकी बातों से पहले ही सदमे में थी, साफ साफ मना कर देती है और जल्दी से वहां से निकल जाती है। बाद में वो माहो को बताती है कि उसे किसी हिटमैन के बदले से कोई मतलब नहीं और अब से वो कूड़ो को पूरी तरह इग्नोर करेगी। कूड़ो इस पर ताना मारता है, अच्छा होता वो कारतूस तुम्हें ना मिलकर किसी सोल्जर को मिल जाता। भूमिका माहो को कुछ चीजें देती है और कहती है, अगर वो आदमी फिर दिखे तो मुझे कॉल करना और पुलिस को बताना मत भूलना। फिर वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। इसके बाद भूमिका एक चर्च जाती है
और भगवान से दुआ करती है कि उसका कूड़ो से पीछा छूट जाए। कूड़ो हल्की हंसी के साथ कहता है, मैं इसमें एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऐसे काम करेगा। तभी फुमिका को मासाकी का मैसेज आता है, जिसमें वो एक लड़के नरुमी के साथ था। ये देखकर फुमिका की आंखों में चमक आ जाती है और वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। कूड़ो फुमिका से पूछता है, ये नरुमी कौन है और इसे देखकर तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? फुमिका मुस्कुराते हुए बताती है, ये सोशल मीडिया स्टार है, इसके 70,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कुडो भी उसकी फोटो देखता है और अचानक चौंक कर कहता है, ये नरुमी अच्छा आदमी नहीं है। फुमिका हैरान होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता? लेकिन कुडो का चेहरा उलझन में बदल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं आता। फुमिका उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। वो उसी जगह पहुंचती है जहां मासाकी और नरुमी पार्टी कर रहे थे और उनके साथ बैठकर पीने लगती है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि दोनों उस पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब उसका सिर चकराने लगता है, वो कहती है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, शायद मुझे घर जाना चाहिए। काउंटर पर पैसे देकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पैरों में ताकत नहीं बची थी। तभी उसे समझ आता है कि इन दोनों ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। पीछे से मासाकी और नरुमी हंसते हुए कहते हैं, सोचा भी नहीं था कि ड्रग्स इतना जल्दी असर करेगा। फुमिका गुस्से में उनकी तरफ मुड़कर कुडो से कहती है, शुक्रिया मुझे बताने के लिए कि ये दोनों मुझे ड्रग्स दे रहे थे। असल में हुआ यूं था, उसी वक्त कुडो की याददाश्त लौट आई। उसने फुमिका को बताया कि नरुमी और मासाकी लड़कियों को ड्रग्स देकर उनका फायदा उठाते हैं। ये बात वह इसीलिए जानता है क्योंकि जिस संस्था के लिए कूड़ो काम करता था, उसने कई बार इन दोनों को वहां से ड्रग्स खरीदते हुए देखा था। फूमिका उसकी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं करती, लेकिन कोई जोखिम भी नहीं लेना चाहती। वो कूड़ो से कहती है, अगर ये सच है तो मैं उनकी हड्डियां तोड़ दूंगी। कूड़ो हंसकर पूछता है, और तुम ये कैसे कर पाओगी? फूमिका जवाब देती है, मैं तुम्हें अपनी बॉडी में आने दूंगी। कूड़ो कहता है, पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? फूमिका कहती है, इसके बाद मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। कूड़ो मान जाता है, लेकिन चेतावनी देता है, मुझे लगता है बारटेंडर और स्टाफ भी इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और सच में ऐसा ही होता है। जब बारटेंडर उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने की कोशिश करता है, तो कूड़ो तुरंत उसे सचेत कर देता है। फूमिका गुस्से में नरुमी और मासाकी से कहती है, मुझे पता है तुम लोगों ने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए हैं। चुपचाप पुलिस के हवाले हो जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन वे दोनों हंसकर कहते हैं, पुलिस हमें कुछ नहीं कर सकती। तभी फुमिका कूड़ो से जुड़ती है और ठंडे और सधे हुए स्वर में कहती है, पछताने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। मासाकी उसकी बातों पर हंसकर मजाक उड़ाता है और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। फुमिका बिना एक पल गंवाए बिल्कुल किसी प्रोफेशनल फाइटर की तरह उस पर टूट पड़ती है। एक एक करके सबको पीट डालती है और उनका बुरा हाल कर देती है। लेकिन इसी बीच झगड़े में बारटेंडर की मौत हो जाती है। ये देखकर फुमिका के होश उड़ जाते हैं और वो डर के मारे रोने लगती है। कुडो समझ नहीं पाता कि उसे कैसे शांत करे, तो बस धीरे से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। फिर वो समझाता है, हमें इन सबको खत्म करके सारे सबूत मिटाने होंगे और ये गलत नहीं है, क्योंकि ये सब इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए कूड़ो कहता है, हमें किसी को बुलाना होगा। वो मेरी संस्था में काम करता है। अच्छा आदमी तो नहीं है, पर काम बना देगा। कूड़ो नंबर बताता है और फुमिका उस आदमी को कॉल करके बस इतना कहती है, मैं कूड़ो को जानती हूँ, जल्दी यहाँ आ जाओ। थोड़ी ही देर में कागेहारा नाम का एक हिटमैन वहां पहुंचता है। वो आते ही पूछता है, क्या तुम अकेली हो? कूड़ो कहाँ है? फुमिका समझाने लगती है, कूड़ो अब भूत बन चुका है और बस मुझे दिखाई देता है। लेकिन कागेहारा का चेहरा बिल्कुल गंभीर रहता है। उसे ये सब मजाक लगता है और बिना कुछ कहे वो चाकू निकालकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ओ, तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। फिर वह तेजी से उसकी बॉडी के पास पहुंचकर उसी के चाकू को पलट देता है और उसकी नोक उसी की तरफ कर देता है। कूड़ो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अब भी मुझे हरा नहीं सकते। कागेहारा समझ जाता है कि ये चाल तो सिर्फ कूड़ो ही चल सकता है। कागेहारा भी उसकी बातें सुनकर हालात को समझ जाता है। इसके बाद जितनी भी लाशें थीं
सबको एक गाड़ी में डालकर वे निकल पड़ते हैं। रास्ते में फूमिका कागेहारा से पूछती है, कूड़ो की मौत कैसे हुई? कागेहारा धीरे से जवाब देता है, इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। बस इतना सुना है कि कुछ दिन पहले हमारी संस्था के ओनर की मौत हो गई थी। उसके बाद सारा काम उसके बेटे ने संभाल लिया, लेकिन नया ओनर गलत रास्ते पर चल पड़ा। कुड़ो को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भूमिका कहती है, मतलब ओनर ने ही कुड़ो को मारा है? कागेहारा जवाब देता है, इसके बारे में मैं पक्का नहीं कह सकता। वो सबको उसी जगह ले जाता है जहां कुड़ो की हत्या हुई थी। यह जगह देखकर कुड़ो को भी सब याद आने लगता है। कागेहारा अपना काम खत्म करता है और भूमिका को उसके अपार्टमेंट के सामने छोड़ देता है। जाने से पहले पूछता है, क्या कुड़ो सच में तुम्हें दिखाई देता है? भूमिका मुस्कुराकर कहती है, हाँ। कागेहारा दोबारा कभी ना मिलने का बोल के चला जाता है। अंदर आकर भूमिका कुड़ो का शुक्रिया करती है। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते। कुड़ो कहता है, पिछली जिंदगी में मैंने कई लोगों को मारा, लेकिन इस आफ्टर लाइफ में लोगों की मदद करके अच्छा लगता है। भूमिका हंसकर कहती है, तो वादा करो कि यहाँ तुम ऐसे ही हीरो बने रहोगे। कुड़ो सिर हिलाकर मान जाता है। थककर भूमिका सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुड़ो की संस्था का नया लीडर, जो ओनर बनते ही गलत रास्ते पर चल पड़ा था, अब तनाव में नजर आता है। वो सोचता है, क्या कुड़ो सच में मरा है या नहीं? तभी कागेहारा आता है और कहता है, मुझे कुड़ो के बारे में तुमसे बात करनी है। ओनर पूछता है, क्या तुम्हें कुड़ो का कॉल आया था? कागेहारा बताता है, कुड़ो का भूत एक कॉलेज की लड़की को अपने वश में कर चुका है। ऑनर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ हिटमैन भेज देता है सच जानने के लिए। कागेहारा उन्हें चेतावनी देता है, नॉर्मल गुंडों को मत भेजो, कोई भी नहीं बचेगा। ओनर उसकी बातों को मजाक समझता है और कागेहारा उसे तरस भरी नजरों से देखता है। कुछ ही देर में गुंडे भूमिका के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। खतरे का एहसास होते ही कुड़ो भूमिका को जगाता है। गुंडों की आवाज सुनकर कुड़ो समझ जाता है कि 4 लोग अंदर आ रहे हैं। डोर से आवाज आते ही वह भूमिका का हाथ पकड़ लेता है। चारों में से एक गुंडा अंदर रहता है, जिसे कुड़ो आसानी से अपने वश में कर लेता है। फिर वह उसका गन बाकी 3 गुंडों की तरफ तान देता है। गुंडों का लीडर बाहर से देखता है कि अपार्टमेंट में गोलियां चल रही हैं। अंदर जाकर वह देखता है कि उसके 3 साथी घायल पड़े हैं। बालकनी से नीचे देखते ही वह लड़की को भागते हुए देखता है। भूमिका भागती हुई उसी जगह पहुंच जाती है जहां कुड़ो मरा था। और कमाल की बात यह थी कि वहां कागेहारा पहले से मौजूद था। कागेहारा बताता है, मैंने ही सभी को भूमिका के बारे में खबर दी थी। ये सुनकर कुड़ो बहुत गुस्सा हो जाता है। भूमिका भी कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा अपार्टमेंट बर्बाद हो गया है, अब तुम्हें ही इसे ठीक करना होगा। तभी कागेहारा भूमिका पर बंदूक तान देता है, लेकिन कुड़ो तुरंत उसकी बॉडी में घुसकर उसकी बंदूक छीन लेता है और उसे फेंक देता है। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कागेहारा बड़ी चालाकी से फिर से बंदूक उठाकर कुड़ो पर निशाना साधता है, लेकिन कुड़ो फिर से बंदूक छीनकर उसी पर तान देता है। तभी उसे अचानक सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे वो मरा था। कागेहारा कहता है, हाँ, मैंने ही तुम्हें मारा है। कुड़ो सवाल करता है, तुमने ऐसा क्यों किया? कागेहारा बताता है, जब नया ओनर बना था हम उसके खिलाफ थे, लेकिन फिर तुम बिना बताए नौकरी छोड़ दिए, जिससे हमारा विद्रोह खत्म हो गया। उसके बाद नए ओनर ने तुम्हें मारने के ऑर्डर दिए और मुझे तुम्हें मारना पड़ा, वरना वे मुझे भी नहीं छोड़ते। इसी बीच कुड़ो को याद आता है कि जब कागेहारा उसे मारने आया था तो उसने जानबूझकर उसे भागने का मौका दिया था। कुड़ो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था, इसलिए उसने कागेहारा से खुद को मारने को कहा था। कागेहारा रो पड़ता है क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। इधर ओनर गुस्से में है कि एक आम लड़की ने उनके प्रोफेशनल फाइटर्स को चकमा देकर भाग निकली। गुंडे बताते हैं, उसका मूव किसी आम इंसान जैसा नहीं लगता, लगता है उसमें कुड़ो की आत्मा है। कागेहारा भूमिका से कहता है, तुम्हें शहर छोड़कर जाना होगा, ये लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भूमिका जवाब देती है, क्यों ना हम ओनर को ही खत्म कर दें, इससे पूरी संस्था खत्म हो जाएगी। ना तुम्हें खतरा होगा ना मुझे, और कुड़ो को भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन कागेहारा उसकी बात से सहमत नहीं होता। इस काम में बहुत खतरा है, तुम्हारी जान जा सकती है।
फुमिका गुस्से में बोलती है, मैं ये अपने लिए कर रही हूँ। मुझे किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कारण ही मेरा अपार्टमेंट बर्बाद हो गया। अब मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं। फिर वो कूड़ो को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद कागेहारा कार लेकर आता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तीनों संस्था के बाहर पहुंचते हैं। कागेहारा पहले अंदर जाता है ताकि गुंडों की संख्या और उनकी लोकेशन का पता लगा सके। फुमिका और कूड़ो हथियारों के गोदाम की तरफ बढ़ते हैं। कूड़ो लगातार फुमिका को सचेत करता रहता है क्योंकि वह खुद सब कुछ देख सकता है, लेकिन बाकी लोग उसे देख नहीं सकते। दोनों हथियारों के गोदाम में पहुंचते हैं, जरूरी हथियार लेते हैं और कागेहारा को बताते हैं। कागेहारा भी उनके साथ जुड़ जाता है। अब कूड़ो फुमिका की बॉडी में घुसकर गुंडों पर हमला करता है। एक जबरदस्त शूट आउट होती है जिसमें लगभग सभी गुंडे मारे जाते हैं। आखिर में ओनर बचता है, पर कूड़ो उसके दोनों पैरों में गोली मारकर उसे घुटनों के बल बैठा देता है। फुमिका कहती है, मुझे मेरे अपार्टमेंट के पैसे चाहिए। ओनर हैरानी से पूछता है, क्या मतलब? एक अपार्टमेंट के लिए तुमने मेरा पूरा एम्पायर तहस नहस कर दिया। असल में फुमिका ये सब कूड़ो को मुक्ति दिलाने के लिए कर रही थी। फिर कागेहारा ओनर को खत्म कर देता है। फुमिका खुश होती है कि सब खत्म हो गया, लेकिन साथ ही उसे बहुत दर्द भी हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी थक चुकी थी। वो लंगड़ाते हुए घर की तरफ चलती है और कूड़ो का हर मदद के लिए शुक्रिया करती है। तभी वह देखती है कि कूड़ो उसके पीछे नहीं है। कागेहारा पूछता है, कूड़ो ने क्या कहा? फुमिका जवाब देती है, शायद वो चला गया। ये सुनकर कागेहारा भी खुश हो जाता है। कागेहारा कहता है, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट का सारा खर्चा दे दूंगा। उसके बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। फुमिका उसका शुक्रिया अदा करती है और अपने घर की तरफ चल देती है। कुछ दिनों बाद जब फुमिका सीढ़ियों से गुजरती है तो उसे फिर वही कारतूस मिल जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आती है। वो उसे अपने पर्स में रख लेती है, सोचते हुए शायद कूड़ो से फिर से मिलने का मौका मिले। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फुमिका और कूड़ो की कहानी। आपको ये फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और भी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।